arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर श्वेता पांडे। यूरोपियंस का आगमन एवं प्रभाव, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी एवं अंग्रेज, साथ ही दक्षिण भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। भाग 2। ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार 1600 से 1744 ईस्वी तक। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, किंतु भारत में उन्हें व्यापारिक एकाधिकार तथा राजनीतिक वर्चस्व 1757 ईस्वी से मिला। इस बीच उनकी व्यापारिक प्रगति धीमी किंतु प्रभावशाली रही। 1600 ईस्वी से 1744 ईस्वी तक के काल को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला 1600 से 1650 ईस्वी तक, दूसरा 1650 से 1700 ईस्वी तक, तीसरा 1700 से 1744 ईस्वी तक। पहला 1600 से 1650 ईस्वी तक कंपनी का आरंभिक काल। पहला, हॉकिंस का अभियान। हॉकिंस इंग्लैंड से जिस महान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत आया था, उसमें उसे पूर्ण सफलता मिली। वह 1609 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर से आगरा में भेंट कर कंपनी की वस्तु स्थिति से उसे अवगत कराया। अपनी सौजन्यता की आड़ में वह जहांगीर को प्रभावित करने में सफल हो गया। दूसरा, अंग्रेजों का पुर्तगालियों से संघर्ष। हेनरी मिडल्टन नामक अंग्रेज इंग्लैंड से 3 जहाज़ों का नेतृत्व करता हुआ 1610 ईस्वी में भारत पहुंचा। ताप्ती नदी के मुहाने पर पुर्तगालियों ने उसे रोक लिया। पुर्तगालियों के सशक्त विरोध के सामने हॉकिंस भी शीघ्र आगरा छोड़ने पर विवश हो गया। इस घटना के बाद 1612 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों का एक दल आया, जिनका सामना अंग्रेजों से हुआ। यह संघर्ष स्वाली होल बंदरगाह में पुर्तगालियों के पतन के साथ समाप्त हुआ। इस विजय में अंग्रेजों की धाक जम गई। तीसरा, सर टॉमस रो का भारत आगमन। फरवरी 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो ने इंग्लैंड के राजदूत के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत की और सितंबर 1615 ईस्वी में वह सूरत पहुंचा। विपरीत परिस्थितियों में टॉमस रो बादशाह को प्रसन्न करने में सफल हो गया। इस समय कंपनी के प्रमुख विरोधी युवराज खुर्रम थे। टॉमस रो ने कंपनी को केवल व्यापारिक कंपनी बनाया तथा उसे सैन्य संगठन से दूर रखा। टॉमस रो फरवरी 1619 में भारत से लौट गया। 1623 ईस्वी तक कंपनी सूरत, मछलीपट्टम, भड़ौच, आगरा, अहमदाबाद में फैक्ट्रियां लगाने में सफल हो गई थी। चौथा, कंपनी का विस्तार। कंपनी ने प्रारंभिक सफलता से उत्साहित होकर व्यापार को और भी अधिक विस्तृत करने का प्रयास किया। अपने प्रतिद्वंदियों से दूर रहने हेतु कंपनी ने मछलीपट्टम से 230 मील दूर एक हिंदू राजा से छोटा सा भूभाग लेकर वहां एक फैक्ट्री बना ली। इसका नाम आरंभ में फोर्ट सेंट जॉर्ज था, बाद में यही मद्रास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1642 ईस्वी में कंपनी का प्रमुख केंद्र यही मद्रास हो गया। इसके पश्चात 1650 ईस्वी में हुगली में फैक्ट्री स्थापित की गई। इस प्रकार आरंभिक 50 वर्षों में कंपनी का विस्तार सामान्य कहा जा सकता है। दूसरा, 1650 से 1700 ईस्वी तक कंपनी का विस्तार। पहला, कंपनी का स्थायित्व। अंग्रेज डचों को युद्ध में पराजित कर उनकी सक्रियता कम करने में सफल हो गए तथा 1654 ईस्वी में पुर्तगाल से संधि के फलस्वरूप उनकी स्थिति और भी सुदृढ़ हो गई। चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई प्रांत को, जो कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा के साथ विवाह के फलस्वरूप दहेज के रूप में मिला था, उसे 1668 ईस्वी में चार्ल्स ने केवल 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। शीघ्र ही मुंबई सूरत से बड़ा व्यापारिक केंद्र बन गया तथा 1687 ईस्वी को राजधानी सूरत के स्थान पर मुंबई लाई गई। यह कंपनी के प्रमुख केंद्रों में से एक बन गया।
दूसरा, कंपनी की राजनीतिक शक्ति। मराठों ने सूरत को 2 बार लूटा। इस कारण अंग्रेज भयभीत हो गए तथा अपने को असुरक्षित समझने लगे। उल्लेखनीय है कि वर्तमान महाराष्ट्र क्षेत्र में उस समय मराठा शासकों की स्थिति सुदृढ़ थी और मुगल प्रशासक व ईस्ट इंडिया कंपनी उनके छापामार गोरिल्ला युद्ध प्रणाली से त्रस्त थी। इसी समय 1683 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने चार्टर के तहत कंपनी को राजनीतिक मुद्दों पर निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र कर दिया। इससे युद्ध, संधि, सैन्य व्यवस्था हेतु कंपनी स्वतंत्र हो गई। तीसरा, बंगाल प्रेसिडेंसी का आरंभ। 1690 ईस्वी में औरंगजेब ने अंग्रेजों को कलकत्ता में कारखाना खोलने की अनुमति दी। इसका श्रेय जॉब चारनाम को दिया जाता है। 1696 ईस्वी में अंग्रेजों ने वहां फोर्ट विलियम का निर्माण किया। इसी समय कंपनी ने सूतानाती, काली माता तथा गोविंदपुर के गांव खरीद लिए, जो कालांतर में कलकत्ता के नाम से जाना गया। तीसरा, 1700 से 1744 ईस्वी तक कंपनी का विस्तार। पहला, मुगल सम्राट का फरमान। अंग्रेजों ने अयोग्य और विलासी मुगल सम्राटों का उपयोग खुलकर किया। 1714 ईस्वी में कंपनी मुगल सम्राट फर्रुख सियर के दरबार में सर्जन विलियम हैमिल्टन और जॉन सुरमन को भेजकर सम्राट से अनेक सुविधाएं लेने में सफल हो गई। एक फरमान के अनुसार जब कंपनी अपना सिक्का ढाल सकती थी और जमीन किराए पर ले सकती थी, इस फरमान से कंपनी की प्रतिष्ठा में अत्यधिक वृद्धि हुई। दूसरा, मराठों से मित्रता। अंग्रेज अब तक यह समझ चुके थे कि भारत में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की अंतिम लड़ाई में उन्हें मराठों से भिड़ना होगा। उस समय मराठे काफी सशक्त और संगठित हो चुके थे। इसके साथ ही पतनोन्मुख मुगल साम्राज्य के वे ही उत्तराधिकारी माने जा रहे थे। अतः पुर्तगालियों और मराठों के युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को सबक सिखाने के लिए मराठों से मित्रता की। बाजीराव प्रथम और अंग्रेजों के बीच एक समझौते के तहत अंग्रेज मराठा साम्राज्य में कर मुक्त व्यापार की अनुमति हासिल कर व्यापार में लाभ प्राप्त करने में सफल हो गए। तीसरा, फ्रांसीसियों से संघर्ष। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक प्रतिद्वंदी डच और पुर्तगाली अपनी अदूरदर्शितापूर्ण नीतियों से क्रमशः हाशिए में चले गए। इधर कंपनी के एकाधिकार हेतु फ्रांसीसी अवरोध बने हुए थे, जो भारतीय व्यापार में विशिष्ट अधिकार रखते थे। इसके साथ ही फ्रांसीसियों ने भारतीय राजनीति में अपनी पैठ जमा ली थी। कंपनी ने 1742 ईस्वी तक फ्रांसीसियों से किसी भी प्रकार के संघर्ष से दूर रहना ही उचित समझा, परंतु यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड ऑस्ट्रिया के मसले पर युद्ध में उलझ गए। इसका प्रभाव भारत में भी पड़ा और 1744 ईस्वी में कर्नाटक के प्रथम युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी आमने सामने हो गए। यह युद्ध एक संधि के बाद 1748 ईस्वी में समाप्त हुआ। इस प्रकार 1744 ईस्वी के आसपास कंपनी भारत में व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के साथ ही राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त करने जा रही थी और सफलता उसे सामने दिखाई पड़ रही थी। कंपनी का आंतरिक संगठन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापार प्रसार के साथ ही अनेक नगरों में अपने कारखाने बनवाए। इस समय कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई 3 प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। चूंकि कंपनी ने बड़े पैमाने पर व्यापार व्यवसाय प्रारंभ किया, फलतः इन नगरों की ओर लोग आकर्षित हुए। इनमें कारीगर, मजदूर, श्रमिक और साहूकार लोग थे, जो ब्याज पर रकम देते थे। इससे इन नगरों की आबादी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चेन्नई की जनसंख्या तो लगभग 3 लाख हो गई थी, जबकि कलकत्ता की जनसंख्या 2 लाख के आसपास की थी। कंपनी के कारखानों में 3 वर्ग के कर्मचारी थे। प्रथम लिपिक वर्ग, द्वितीय सेवक वर्ग और तृतीय व्यापारी वर्ग। इनके संचालकों की संख्या 300 से भी ऊपर थी। कंपनी की व्यवस्था व आय व्यय के हिसाब हेतु एक उच्च अधिकारी गवर्नर नियुक्त किया गया था, जिसके पास व्यापक अधिकार होते थे। वह कंपनी की कार्यवाही को अपने विवेक से निर्देशित करता था। चूंकि राज्य या मुगल साम्राज्य कंपनी के कारखानों की सुरक्षा हेतु बाध्य नहीं था,
अतः कालांतर में कारखानों की सुरक्षा हेतु सेना की नियुक्ति भी की जाने लगी, जिनकी संख्या आगे चलकर अत्यधिक बढ़ गई और कंपनी के ये सैनिक ही मुख्य अंग माने गए। इन कर्मचारियों को कंपनी बहुत कम वेतन प्रदान करती थी, जबकि इनसे कंपनी के हित की अपेक्षा रखी जाती थी, किंतु ये कर्मचारी शांति काल में भारत में अपना निजी व्यवसाय भी करते थे, जिससे उन्हें अत्यधिक आमदनी हो जाती थी। कंपनी की संपूर्ण कार्यवाही की देखरेख गवर्नर की काउंसिल के मध्य से होती थी, जिसमें अंग्रेज व्यापारी भी सदस्य होते थे। कारखाने एक विशेष सुरक्षित भूभाग में होते थे, जिसमें कंपनी के कर्मचारियों के निवास की सुविधा के साथ ही व्यापारियों का अति सुरक्षित गोदाम व कंपनी का कार्यालय भी बना होता था। इस कार्यालय में एक रिकॉर्ड कीपर होता था, जो प्रत्येक संदेश को महत्वपूर्ण मानते हुए सुरक्षित रखता था। कंपनी के नाम पर व्यय की जाने वाली रकम की सूची बनवाई जाती थी, जिसे बाद में संचालक मंडल के पास भेजा जाता था। यद्यपि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनेक नगरों में कारखाने स्थापित किए थे, किंतु इन कारखानों में उत्पादन नहीं किया जाता था, वरन उत्पादित जिंसों को यहाँ पर मात्र रखा जाता था। इस प्रकार यह कारखाने वस्तुतः गोदाम ही होते थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस के द्वारा भारत से व्यापार करने की युक्ति 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के तृतीय दशक से की गई, किंतु व्यापारियों में उच्च मनोबल, सहयोग और आर्थिक समृद्धि के अभाव में भारत में व्यापार प्रारंभ नहीं हो सका। इसके बाद लुई 14वें एवं कोलबर्ट ने मिलकर 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। यह कारखाना जनरल फ्रांसिस कारन के निर्देशन में स्थापित किया गया। 1669 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम में अपना दूसरा कारखाना बनवाया। इस कारखाने की अनुमति गोलकुंडा के नवाब ने दी। 1672 ईस्वी में जनरल फ्रांसिस कारन वापस लौट गया और उसके स्थान पर क्राकुई मॉर्टिन भारत आया। मॉर्टिन ने 1674 ईस्वी में तंजौर के नवाब से मिलकर फ्रांसीसियों के पक्ष में पौंडीचेरी में कारखाना डालने की अनुमति प्राप्त की। यह स्थान अंग्रेजों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र मद्रास के समीप था। 1690 से 1692 ईस्वी में चंद्रनगर में कारखाना डाला गया। 1693 ईस्वी में फ्रांसीसियों और डचों की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा संघर्ष में बदल गई और डचों ने पौंडीचेरी के फ्रांसीसी कारखाने को अपने अधिकार में ले लिया। डचों का इस कारखाने पर अधिकार 1699 ईस्वी तक बना रहा। यह बस्ती आगे चलकर समृद्ध हो गई, किंतु शेष नगरों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। यह समय था जब फ्रांसीसी कंपनी अपनी जर्जर आर्थिक स्थिति से टूट रही थी। उसे फ्रांस से संरक्षण भी नहीं मिल रहा था। 1721 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस द्वीप को अपने अधिकार में कर लिया। इसी प्रकार 1725 ईस्वी में मालाबार स्थित माहे और 1739 ईस्वी में तंजौर के नवाब ने कोरोमंडल तट पर स्थित कारिकल द्वीप फ्रांसीसियों को उपहार स्वरूप दे दिया। इसके बाद 1742 ईस्वी में डुप्ले गवर्नर बनकर भारत आया और व्यापारिक हितों के साथ ही साम्राज्यवादी कार्यवाहियों में संलग्न हो गया। डुप्ले की योजनाओं से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में निर्णायक युद्ध अवश्यंभावी हो गया। कालांतर में इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए और फ्रांसीसी अपनी संपूर्ण तबाही के साथ फ्रांस लौट गया। अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों की तुलना। भारत में व्यापारिक एकाधिकार हेतु अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुए संघर्ष के अध्ययन के पूर्व दोनों कंपनियों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। पहला, आर्थिक स्थिति। इतिहासकार पी.ई. रॉबर्ट्स लिखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक संपन्न संस्था थी जिसका व्यापार अपने यौवन पर था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अधिक संपन्न थी। इस समय फ्रांसीसी व्यापार में स्थापित नहीं हो पाए थे और फ्रांस से धन की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही थी, जबकि अंग्रेजों के पास धन की कमी नहीं थी और वे बाजार बनाने में सफल हो गए थे। दूसरा, संगठन का स्वरूप। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस की सरकारी कंपनी थी जिसके अधिकार बहुत कम थे।
जबकि अंग्रेजी ईस्ट कंपनी निजी कंपनी थी। निजी होने के कारण कंपनी के संचालक लाभ हेतु अधिक ध्यान देते थे और प्रतिवर्ष आय व्यय का हिसाब किया जाता था, जबकि फ्रांसीसी कंपनी के संचालक कंपनी के कार्यों के प्रति उदासीन रहते थे। तीसरा, नौसैनिक शक्ति। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारियों की सैन्य क्षमता में नौसैनिक शक्ति का अत्यधिक महत्व होता था। अंग्रेजों के पास उत्तम नौसैनिक शक्ति थी, जबकि फ्रांसीसियों की नौसैनिक शक्ति अंग्रेजों की तुलना में कम थी। चौथा, बस्तियां। अंग्रेजों की बस्तियां फ्रांसीसियों की तुलना में अधिक समृद्ध तथा व्यापारिक महत्व की थी। फ्रांसीसियों की बस्ती पौंडीचेरी की तुलना में मद्रास अधिक उपयुक्त था। इसी प्रकार चंद्रनगर की तुलना में कलकत्ता अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। अंग्रेज समूचे भारत की भौगोलिक स्थिति से परिचित हो चुके थे, जबकि फ्रांसीसी दक्षिण भारत तक ही सीमित थे। इस प्रकार अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियां यद्यपि प्रतिष्ठापूर्ण संघर्ष में उलझ गई थी, किंतु इस संघर्ष में सैन्य व आर्थिक क्षमता अंग्रेजों के पास अधिक थी और उनकी जीत के प्रति कोई संदेह नहीं था। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।